जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन सोच सकता था कि एक ऐसा आदमी जिसको ये क्रेडिट दिया जाता है कि तहरीक इंसाफ को खड़ा करने में, एक बड़ी जमात बनाने में और फिर इवेंचुअली उसकी हुकूमत बनवाने में सबसे बड़ा किरदार उसने अदा किया है, एक दिन वो खुद कटहरे में खड़ा होगा और तहरीक इंसाफ से इंसाफ माँग रहा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जहांगीर तरीन की। आपने जहांगीर तरीन के किरदार, उनके मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में तो बहुत सी बातें सुनी होंगी, बहुत सी खबरें सुनी होंगी, लेकिन आज मैं उनकी ज़ात के और उनके बैकग्राउंड के कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करना चाहता हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों के सामने नहीं आए। उसमें उनका ख़ानदानी पस-मंज़र भी है, उसमें उनका कारोबारी पस-मंज़र भी है और उसमें उनकी सियासत में एंट्री और फिर जिस तरह से उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा वो भी शामिल है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जहांगीर तरीन है कौन? वो पाकिस्तानी सियासत में एक तरह से द्योमालाई किरदार बनकर उभरे और एक कारोबारी शख्सियत के तौर पर वो उससे पहले जाने जाते थे और हमें बहुत ये बताया जाता है उनके मद्दाहों की तरफ से कि जी देखिए कैसे वो एक मिसाल हैं उन लोगों के लिए कि एक आम लेक्चरर के तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना करियर शुरू किया और फिर उन्होंने एक इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी। देखिए ये एक ऐसी ही गलतफ़हमी है कि वो एक सेल्फ मेड आदमी है, जैसे इलॉन मस्क के बारे में ये कहा जाता है कि अगर उसका बाप उसके लिए एक एम्पायर छोड़कर ना मरता, तो शायद उसके लिए इस तरह के तजर्बात करना मुमकिन ना होता। ये ज़रूर उसको क्रेडिट जाता है कि उसने उस कारोबार को मज़ीद बढ़ाया और अपने जो नए तजर्बात उसने किए ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वग़ैरह-वग़ैरह, उसमें उसने उसको बावें अरूज तक पहुँचा दिया। जहांगीर तरीन की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। वो कोई गरीब आदमी नहीं थे, वो कोई मिडिल क्लास से ताल्लुक नहीं रखते थे, उनके वालिद अच्छे भले ज़मींदार थे, उनका आबाई ज़मीनें लोधरा में थीं। 1974 में अमेरिका से वो एमबीए करके वापस आए और आप सोचिए कि अर्ली 70s में एक ख़ानदान ने अगर अपने बेटे को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा होगा और वो कोई स्कॉलरशिप पर भी नहीं गया, तो क्या वो कोई गरीब आदमी था? एक ऐसा आदमी जो जिसकी रिश्तेदारी मखदूम अहमद महमूद से है और मखदूम अहमद महमूद मखदूम हसन महमूद के साहबजादे हैं, खुद भी पंजाब के गवर्नर रहे हैं, उनके वालिद रियासत बहावलपुर के चीफ मिनिस्टर रहे। सादिकाबाद, रहीम यार खान ज़िला और बहावलपुर की सियासत में उनका बहुत अहम किरदार था। जहांगीर तरीन की मखदूम अहमद महमूद के बहनोई हैं, यानी हसन महमूद की बेटी से उनकी शादी हुई है। जो मुल्तान के गिलानी हैं, यानी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और उनका ख़ानदान, उनसे इनकी रिश्तेदारी है। सिंध में पीर पगाड़ा से इनकी रिश्तेदारी है, हुमायूं अख्तर ख़ान से इनकी रिश्तेदारी है और ख़ासी क्लोज़ रिश्तेदारी है, ये डिस्टेंट रिलेटिव नहीं है। तो इन तमाम फैमिली कनेक्शंस से आपको ये अंदाज़ा लगाना शायद आसान होगा कि ये किसी हम्बल बैकग्राउंड से नहीं उठे, ये एक अच्छे भले खाते-पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे, एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखने वाले मालदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे, इनके अपने वालिद डीआईजी थे। सो जब ये अमेरिका से तालीम मुकम्मल करके वापस गए 1974 में, तो इन्होंने यकीनन कुछ अरसा पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और उसके बाद ग्रिंडलेज़ बैंक जॉइन किया। लेकिन 1978 में उन्होंने मुलाज़मत को खैराबाद कहकर लोधरा में अपनी आबाई ज़मीनों पर कारोबार शुरू किया। तेज़ आदमी थे, नई सोच रखते थे, मैकेनाइज्ड फार्मिंग के तरीके देख कर आए थे अमेरिका से, सो इन्होंने ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार किया। और लोधरा में इस वक़्त भी जो इनका फार्मिंग है उसको एक प्रोग्रेसिव फार्मर के तौर पर जाना जाता है। इन्होंने नए-नए तरीके मुतारिफ़ कराए हैं, कैटल फार्मिंग के, डेयरी फार्मिंग के, ट्रेडिशनल फार्मिंग के और उसके नतीजे में इनको काफ़ी कामयाबी हासिल हुई है। अच्छे मैनेजर हैं,
اپنے ملازمین کو، وہ لوگ جو ان کے ساتھ جڑتے ہیں کسی نہ کسی کاروباری حوالے سے، ان کو خوش رکھتے ہیں۔ اور اس وقت لودھرا اور اس کے آس پاس جتنی زمین ان کے پاس موجود ہے، اس میں ساری زمین ان کی اپنی نہیں ہے، بہت ساری زمین ایسی بھی ہے جو انہوں نے لیز پر لے رکھی ہے۔ اچھا، جب ان کی یہ صلاحیتیں دیکھیں ان کے خاندان کے دوسرے لوگوں نے، تو ہمایوں اختر اور ان کی فیملی جو ریاض باٹلرز، جو پیپسی کا پلانٹ تھا اس کو اون کرتی تھی شروع میں، انہوں نے لیٹ ایٹیز میں ان کو یہ کہا کہ آپ اس کے سی ای او بن جائیں اور اس کو رن کریں ہمارے لیے، کیونکہ وہ پلانٹ اس وقت کچھ زیادہ فائنینشلی وائبل نہیں تھا۔ سو انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا بطور مینیجر اور اس کو منافع بخش بنایا، اور پھر فائنلی جو اب ان کو جو شوگر بیرن کہا جاتا ہے یا شوگر کنگ کہا جاتا ہے، احمد محمود یعنی اپنی بیگم کے بھائی کے ساتھ مل کر انہوں نے صادق آباد، یعنی رحیمیار خان کی آخری تحصیل ہے، اس کے بعد سندھ شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر جو ان کی آبائی جاگیر ہے جس کو جمال الدین والی کہتے ہیں، وہاں پر ان کی زمینوں پر جمال الدین والی شوگر مل کی بنیاد رکھی۔ اچھا، اب میرا تعلق اتفاق سے اسی علاقے سے ہے۔ سو بہت پہلے سے جب جہانگیر ترین پاکستان کی سیاست میں انٹر نہیں ہوئے تھے، معروف نہیں ہوئے تھے، ہمیں جہانگیر ترین کا تعارف ایک ایسے آدمی کے طور پر ہوا جنہیں مخدوم احمد محمود نے اپنے ساتھ ملایا صرف اس لیے کہ وہ انتظامی تجربہ رکھتے ہیں اور صلاحیتیں ایسی رکھتے ہیں کہ وہ کاروبار کر سکتے ہیں اور اس کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اگرچہ اس دور میں بھی ان کے کاروبار کے حوالے سے ہم ایسی خبریں سنتے تھے کہ چینی بنائی گئی اور دکھایا یہ گیا کہ ایکسپورٹ ہو گئی اور اتنی ایکسپورٹ نہیں کی گئی، گورنمنٹ سے سبسڈی لے لی یا بینکوں سے پیسہ لے لیا اور بعد میں معاف کروا لیا اور اس پیسے سے پھر ایک جہاز خرید لیا۔ بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں ہمارے علاقے میں کہ مخدوم صاحب نے اور ان کے عزیز نے ایک جہاز خریدا ہے۔ سو ہوتے ہوتے انہوں نے ایک پلانٹ سے دوسرا پلانٹ لگایا، دوسرے پلانٹ کے بعد انہوں نے اسی علاقے میں ایک اور شوگر مل تھی جس کے معاملات اتنے بہتر نہیں چل رہے تھے، انڈس شوگر مل، وہ بھی خرید لی۔ پھر سندھ کے بارڈر کے پار انہوں نے کچھ اور فاصلے پر ایک چوتھا پلانٹ لگا لیا، اور اب جو ان کا جمال الدین والی گروپ ہے اس کے پاس 4 شوگر ملیں ہیں۔ اور یہ تو آپ کئی بار سن چکے ہیں خبروں میں، پاکستان کے میڈیا میں، کہ پاکستان کی جو شوگر انڈسٹری ہے اس میں اس وقت ان کے گروپ کا سٹیک سب سے زیادہ ہے۔ یہ ایک طرح سے اس بزنس کے رولز سیٹ کرتے ہیں، ان کا انفلوئنس بھی بہت ہے اپنی برادری میں، اور اتنا ان کا کاروباری سمجھ بوجھ ہے کہ مخدوم احمد محمود باوجود اس کے کہ اب دونوں میں خاصے شدید اختلافات پائے جاتے ہیں سیاسی طور پر، لیکن اپنے کاروبار کے لیے ابھی بھی انہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور کاروبار انہوں نے ان سے علیحدہ نہیں کیا۔ یہ تو ہو گیا کچھ خاندانی اور کاروباری پس منظر۔ سو ہر امیر آدمی کی طرح، ہر بڑے آدمی کی طرح، جب ان کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا، لوگوں نے ان کو جاننا شروع کیا، تو ان کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی اب سیاست میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ان کے خاندان کے دیگر افراد، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی ہوں یا احمد محمود ہوں یا ہمایوں اختر ہوں، وہ سیاست میں ایکٹیو تھے، پرومیننٹ تھے۔ سو یہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوئے سیاسی منظرنامے پر نواز شریف کے دوسرے دور میں پنجاب حکومت میں ایک ٹیکنوکریٹ کے طور پر، جب یہ شہباز شریف کے مشیر بنے اور انہوں نے ان کو زراعت اور کامرس اور اس قسم کے معاملات میں اپنا مشیر بنایا۔ اچھا، اس کے بعد جب وہ حکومت ختم ہو گئی اور کاف لیگ بن گئی، اور پھر اس کے بعد مشرف نے الیکشنز کروائے، تو 2002 میں یہ پہلی بار جمال الدین والی سے، رحیمیار خان سے اپنی پہلی سیٹ جیتے، اور وہ سیٹ جیتنا بھی مخدوم احمد محمود کی مرہون منت تھا، کیونکہ ان کی اپنی تو کوئی کانسٹیچوئنسی تھی نہیں۔
सो उन्होंने इनको इलेक्शन जितवाया, ये असेंबली में आए, और उसके बाद इवेंचुअली कॉमर्स के मिनिस्टर बने, इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर बने, प्रोडक्शन के मिनिस्टर बने शौकत अजीज की काबीना में। वहां से इन्होंने अपना जो सियासी असर व रसूख है वो बढ़ाना शुरू किया। इन्होंने उस वक्त भी ये मुझे याद है कि पीआरएसपी जो पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके करता धरता बन गए, और हमने देखा कि उस वक्त जो इनके रिसोर्सेज थे वो इन्होंने अपनी ज़मीनों की तरफ डाइवर्ट कर दिए, और ख़ासा तरक्याती काम लोधरा में और जमालदीन वाली में इनके फार्म्स पर हुआ सरकारी वसाइल के ज़रिए। सो ये कहना कि इन्होंने कभी अपने सियासी असर व रसूख का फ़ायदा नहीं उठाया, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और मुशर्रफ के जाने के बाद ज़ाहिर है ये शरीफ ख़ानदान के साथ अपनी कश्तियाँ जला चुके थे, और क्योंकि इनके सियासी इख्तलाफात अपने बेगम के भाई मखदूम अहमद महमूद से पैदा हो चुके थे, और वो पीपल्स पार्टी में शामिल थे, तो ये पीपल्स पार्टी में भी नहीं जा सकते थे, तो इन्होंने रुख किया तहरीक इंसाफ का। और ये तो बात अब सबको मालूम है कि उसमें अंपायर की उंगली का इशारा भी शामिल था। सो तहरीक इंसाफ में जब ये शामिल हुए तो एक तरह से इनको खुला मैदान मिला, क्योंकि ना इन जैसी सलाहियत, ना इन जैसा इंतजामी तजर्बा, ना इन जैसा पैसा जो है वो उस जमात में किसी और के पास था, या कि ये कि ज़्यादा लोगों के पास ये कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं था। तो ये बहुत जल्दी इमरान खान के करीब हो गए, इमरान खान के चीफ एडवाइज़र बन गए, एक तरह से सेकंड इन कमांड की हैसियत इनको पार्टी में शामिल हो गई, पार्टी में हासिल हो गई। लेकिन क्या ये बिल्कुल क्लीन थे और इन्होंने सिर्फ पार्टी में जो है इमरान खान को आगे बढ़ाने के लिए और पीटीआई को आगे बढ़ाने के लिए काम किया? यकीनन उन्होंने पैसा खर्च किया, अपना जहाज इस्तेमाल किया, लेकिन उसके साथ-साथ उन्होंने पीटीआई की कामयाबी में अपना खराज भी वसूल किया। आपको अगर याद हो कि जब 2008 के इलेक्शन 2013 के इलेक्शन में टिकट दिए गए थे, और इल्ज़ामात लगे थे कि टिकटों की खरीदो फरोख्त हुई है पीटीआई में, और एक कमेटी बनाई गई थी जस्टिस वजीउद्दीन की सरबराही में, तो फिंगर्स पॉइंट आउट की गई थी उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट में कि जहांगीर तरीन ने टिकटों की जो बंदर बांट है उसमें ना सिर्फ दयानतदारी नहीं बरती, बल्कि पैसे भी बनाए। एजाज चौधरी पर और दूसरे कई लोगों पर भी इल्जामात लगाए गए थे। लेकिन हुआ क्या कि जहांगीर तरीन को इमरान खान ने प्रोटेक्ट किया, और जस्टिस वजीउद्दीन को पार्टी से जाना पड़ा। फिर जब केपीके में पीटीआई इक़्तिदार में रही, उस वक़्त भी इन्होंने केपी में सरकारी ठेके हों या दूसरे मामलात हों या वहाँ पर कानकनी हो, उसमें ये इन्होंने अपने कारोबारी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, और उस हुकूमत में अपना हिस्सा पूरी तरह से हासिल किया। उस खर्चे को जो ये कर रहे थे वापस वसूल भी किया। अच्छा, अब फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करते हैं और 2018 में पीटीआई की हुकूमत मरकज़ में बन जाती है, और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि उससे पहले ये अदालत से नाअहल हो चुके थे, इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान इन्हें साथ-साथ रखते थे, हुकूमत में इनकी पूरी इंग्रेस थी। ये सरकारी मीटिंग्स में बैठते थे, ये अहम फैसलों में शरीक होते थे, और जब इमरान खान से ये सवाल किया जाता था कि आप एक ऐसे आदमी को जिसके दामन पर इतना बड़ा दाग लग चुका है अपने साथ क्यों शामिल कर रहे हैं और अपने साथ क्यों बैठा रहे हैं, तो वह इनका भरपूर दिफा किया करते थे। अच्छा, उस वक्त जब ये खबरें सामने आना शुरू हुई कि इन्होंने शुगर की कीमतों में और शुगर इंडस्ट्री को सब्सिडी दिलाने में अपना किरदार अदा किया है और पैसे बनाए हैं, और फिर इवेंचुअली उस पर इंक्वायरी हुई, और उस इंक्वायरी में फिर इन पर उंगलियां उठी,
तब तक एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी जिसमें इमरान खान को ये महसूस होना शुरू हो गया था उनके इर्द गिर्द के दूसरे लोगों की तरफ से, और आप ये याद रखिए कि जब भी हुकूमतें इक़्तिदार में होती हैं, सियासी जमातें इक़्तिदार में होती हैं, तो कई ऐसे पावर ग्रुप्स बन जाते हैं जो एक दूसरे की टांगें खींच रहे होते हैं। सो इमरान खान को यह एहसास दिलाया गया कि जहांगीर तरीन तो आपके मुकाबले में एक पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर रहे हैं, एक पैरेलल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा कर रहे हैं, और उन्हें भी जब इस किस्म की इंडिकेशंस मिलना शुरू हुई तो ज़ाहिर है वो अपने इक़्तिदार में तो किसी को शरीक नहीं करना चाहेंगे। सो वहाँ से बुनियादी तौर पर इख्तिलाफ़ात पैदा होना शुरू हुए। सो ये कहना कि इमरान खान उनके खिलाफ सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने कारोबारी फ़ायदे हुकूमत में रहते हुए हासिल किए, ये सही नहीं है, क्योंकि इस किस्म की बहुत सी इंडिकेशंस उससे पहले भी थी, लेकिन इमरान खान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा, अब इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है? जहांगीर तरीन ये कहते हैं कि मेरे मुझे विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। पीटीआई की हुकूमत जो है वो मेरे खिलाफ इक़दामात जो है वो मुझे टारगेट करके कर रही है। किसी हद तक इसमें हकीकत भी है, क्योंकि इसी किस्म के इल्ज़ामात पर परवेज़ इलाही के बेटे मोहनस इलाही या हुकूमत में शामिल दूसरे वज़ीर खुसरो बख्तियार और उनके भाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, या उतनी तेज़ी से कार्रवाई नहीं हो रही, और एफआईआर्स दर्ज नहीं हो रही जैसे जहांगीर तरीन के खिलाफ की गई हैं। लेकिन क्या इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा? क्या पाकिस्तान में एक इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी को, जिसके इतने ज़्यादा स्टेक्स हैं और वो इतना वेल वेल कनेक्टेड है, सज़ा मिल सकेगी? ये अभी देखना होगा। मैं इस बारे में कोई इतना ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल इससे इमरान खान को और उनकी हुकूमत को ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने में मदद ज़रूर मिलेगी, और वो ये कह सकेंगे कि जी देखिए, आप हमें कहते थे कि सिर्फ़ ऑपोज़िशन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो देखिए हमने अपने एक आदमी के खिलाफ जो हाल ही में हमारे साथ शामिल था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। अच्छा, अब इस कार्रवाई के नतीजे में हो क्या रहा है? जहांगीर तरीन अपना इन्फ्लुएंस जो है और अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 2-3 ऐसे इवेंट्स किए हैं, अपने घर में नाश्ता किया है, डिनर किया है, जो अदालत की पेशी है, उसमें भी उनके साथ पीटीआई के कुछ मिनिस्टर्स, कुछ एडवाइज़र्स, कुछ एमएनएज़, कुछ पंजाब के एमपीएज़ वो गए हैं, और उससे तासुर ये मिल रहा है कि शायद वो एक फॉरवर्ड ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी में, और उनकी वजह से हुकूमत को नुकसान पहुंच सकता है, हुकूमत गिर सकती है। देख, क्या वाक़ई ऐसा है? मैं ज़ाती तौर पर इतनी आगे तक नहीं जाऊँगा। जितना मैं जहांगीर तरीन को और उनके साथ के लोगों को जानता हूँ, साउथ के जितने पॉलिटिशियंस हैं, वो हमेशा एक मख़सूस इशारे का इंतज़ार करते हैं, और जब तक उन्हें वो इशारा ना हो, वो कोई मूव नहीं करते, और मुझे नहीं लगता कि वो इशारा अभी उन्हें मिला है। इस वक़्त सिर्फ़ जो कोशिश वो कर रहे हैं, वो ये है कि किसी तरह अपना जो एक क्लाउट है वो दिखाकर, अपना एक ज़ोर दिखाकर, अपनी एक पावर दिखाकर, अपने लिए कोई कंसेशंस लेने की कोशिश करें। क्या वो इस हद तक जाएँगे कि उन्हें अगर वो कंसेशंस ना मिले जो वो चाह रहे हैं, तो वो हुकूमत गिरा देंगे और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो हुकूमत से अलहदा हो जाएगा? मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा, ना वो इस हद तक जाएँगे, अनलेस कि वो गुस्से और जज़्बात में बिल्कुल एक तरह से अंधे ना हो जाएँ और वो कहें कि अब तो मैं इमरान खान को डैमेज करने के लिए हर हद तक जाऊँगा। लेकिन उन्होंने अभी तक जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कारोबार का और सियासत का, उन्होंने अपने मफ़ाद को तरजीह दी है, और वो बिल्कुल अपने पत्ते ब्लाइंड नहीं खेलते। सो ये जो टग ऑफ वॉर है, ये तो फ़िलहाल जारी रहेगी, लेकिन इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। जब तक, जैसे मैंने कहा, कि खुफिया इशारे ना आने शुरू हो जाएँ, और जहांगीर तरीन भी जो हैं वो कहीं न कहीं पार्टी की जो फ्रिंज एलिमेंट हैं वो बन के रह जाएँगे, और वो अपने वक़्त का इंतज़ार करेंगे कि कब इमरान खान को उनकी ज़रूरत दोबारा पड़े, या उन कुव्वतों को जो इमरान खान को इक़्तिदार में दोबारा देखना चाहती हैं, उनकी दोबारा ज़रूरत पड़े, और कहीं न कहीं कुछ गिव एंड टेक की बुनियाद पर मामलात दोबारा
सेटल किए जाएँ, वो उस वक़्त का इंतज़ार करेंगे, वो जल्दी में कोई मूव नहीं करेंगे। इसलिए इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। ये थोड़ा बहुत शोल-मेला जो आप देख रहे हैं मीडिया में, जो उसकी बुनियाद पर क्या साराइयाँ की जाती हैं, वो जारी रहेंगी। इससे ज़्यादा इस मामले में से कुछ भी इन्फर करना जो है वो मेरे ख़्याल में अक्लमंदी नहीं होगी, क्योंकि जहांगीर तरीन एक बहुत अच्छे मैनेजर तो हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे इंतज़ामकार तो हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे सरमायाकार तो हो सकते हैं, लेकिन उनसे ये तवक्को की जाए कि वो पूरा एक ग्रुप लीड करेंगे और उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाएगी और फिर उसकी बुनियाद पर वो इलेक्शन में जाएंगे और वो फिर अपने धड़े के साथ सियासत करेंगे जैसे गुजरात के चौधरी कर रहे हैं, ये शायद मुमकिन नहीं है। अब ना उनके पास ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी मौजूद है और ना किसी सियासी जमात के कंधे के बगैर वो सियासत कर सकते हैं। सो इस वक्त उनके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो अपने वक्त का इंतजार करें कि वक्त उनके लिए अच्छा आएगा, या दूसरा ये है कि सियासत से बिल्कुल किनारा कश हो जाए और अपने कारोबार की तरफ तवज्जो दें। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि जब आप इस पोजीशन में आ जाएं और आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हो जाएं और आप बहुत अमीर आदमी बन जाएं, तो चुप करके बैठना, और ख़ास तौर पर जब आपको इक़्तिदार के ऐवानों की चाट लग चुकी हो, तो शायद फिर उसके बगैर आपका ज़िंदा रहना और मुतमईन रहना इतना मुमकिन नहीं होता। सो देखते हैं कि आगे ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है। लेकिन जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, उसको देखते हुए इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया।